सब चेक कर लिया? सो हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक तिवारी एंड आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि यूट्यूब के ऊपर एक स्टडी चैनल स्टार्ट करें जिससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिले। सो स्टूडेंट्स, फाइनली वी हैव स्टार्टेड चैनल ऑन यूट्यूब। सो इनिशियल लेवल पर हम यहाँ पे सबसे पहले होल इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे, यानी कि जितनी भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं उन सब के ऊपर हम लोग वीडियोस बनाएंगे। एंड देन लिटरेचर का पोर्शन कवर करेंगे एंड उसके बाद में राइटिंग स्किल। एंड नेक्स्ट मंथ से हम लोग स्टूडेंट साइंस के वीडियोस भी बनाएंगे क्योंकि जो हमारे स्कूल ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, RIMC देहरादून और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तो अभी कोचिंग क्लासेस तो बंद है, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से ही क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ स्मॉल मैसेज टू माय स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, अभी काफ़ी टाइम से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो स्कूल का ग्रुप है, इसके ऊपर स्टूडेंट्स आपस में चैट करते हुए नजर आते हैं और मुझसे बोलते भी हैं कि सर हम लोग इस समय 12 से 14 घंटे सो रहे हैं, कोविड-19 की वजह से हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू से ओनली वन थिंग, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। इतना कहना चाहता हूँ कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नीदर यू नॉर आई नॉर एनीवन एल्स। तो जो कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है ना बच्चों, ये आज नहीं तो कल शॉर्ट आउट हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट योर स्टडी, व्हाट अबाउट योर फ्यूचर? क्योंकि अगर आप सो रहे हैं तो याद रखना केवल आप ही सो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई दूसरा बच्चा है जो पढ़ रहा है। क्लियर है? तो ये जो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी कोविड-19 की, उसके बाद जब अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप उन स्टूडेंट से अपने आप को काफी पीछे पाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बेटर ये है कि अपनी डेली रूटीन की लाइफ में 3 से 4 घंटे पढ़ने के लिए निकालें। क्लियर है? बस इतना ही कहना था। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो एज यू मे हैव सीन इन द टैगलाइन दैट स्टार्ट इंग्लिश एट 0 लेवल, जैसा कि बच्चों आपने टैगलाइन में देखा है कि 0 लेवल से इंग्लिश को शुरुआत करें। सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय 0 लेवल इंग्लिश? आप क्या समझते हैं 0 लेवल की इंग्लिश है? शुड वी स्टार्ट फ्रॉम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, नरेशन, टेंसेस, पैसिव वॉइस? हमें कहां से शुरुआत करना चाहिए इंग्लिश को? तो आज बच्चों हम लोग इंग्लिश को इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं, बड़ा मजा आएगा देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? तो जनरली बच्चों हम लोग जब भी किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट्स इन इंग्लिश, तो एक सिंपल सा आंसर आता है कि इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज। करेक्ट है बच्चों, नो डाउट, इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। बट अब थोड़ा सा इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके पढ़ते हैं। मीन टू से इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। ये एक वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है विच वॉज फर्स्ट स्पोकन इन इंग्लैंड, जो कि सबसे पहले इंग्लैंड में बोली गई थी। एंड आफ्टर दैट इट बिकेम ए ग्लोबल लैंग्वेज, और उसके बाद में ये ग्लोबल लैंग्वेज बनी। और आज की डेट में अप्रॉक्स 67 कंट्रीज में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जा रहा है। और स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है तो वो इंग्लिश है। आई होप कि आपको इंग्लिश की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। 67 कंट्रीज में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज हो रही है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज सर आई कहां से। हिस्ट्री सभी की होती बच्चों, जैसे हमारी हिंदी की है कि हिंदी लैंग्वेज कहां से आई है, तो वो संस्कृत से आई है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी। ऐसे बच्चों हमारी इंग्लिश लैंग्वेज भी है, उसकी भी फैमिली है। इंग्लिश का राइटिंग सिस्टम भी है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर भी है, इंग्लिश के फॉर्म्स भी हैं, इंग्लिश के टाइप्स भी हैं। अगर आप सोचो कि इंग्लिश सर कितने प्रकार की होती है, बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सर अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है बच्चों, बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी इंग्लिश और भी प्रकार की होती है। बट इसके लिए हम लोग इसका जो पोर्शन बनाएंगे वो लिटरेचर का जब वीडियोस बनाएंगे ना बच्चों, उसमें कवर करेंगे, बिकॉज ये बहुत लेंथी हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप समझ रहे होंगे। तो लिटरेचर का जब पोर्शन कवर करेंगे तो इन सारी चीजों को बहुत ही डेप्थ में कवर करेंगे। तो अभी आप सबसे पहले ये समझें कि अगर आपसे अब कोई पूछता है कि इंग्लिश क्या है, देन योर आंसर विल बी कि इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज विच वॉज फर्स्ट स्पोकन इन इंग्लैंड एंड आफ्टर दैट इट बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज। और आज की डेट में ये 67 कंट्रीज में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज की जा रही है। और इसकी फैमिली भी होती है, इसका स्ट्रक्चर भी अलग है।
इसके फॉर्म्स भी हैं, बहुत सारी चीजें इंग्लिश में। क्लियर? तो मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग बच्चों, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? तो बच्चों ग्रामर की बात करें या इंग्लिश ग्रामर की बात करें, ये होती क्या, ग्रामर क्या होती है? सो ग्रामर इज अ सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, ग्रामर जो है किसी भी लैंग्वेज का सिस्टम होता है। क्लियर? यानी कि अगर मैं नेटिव लैंग्वेज को छोड़ दूं तो जितनी भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं, अदर फॉरेन लैंग्वेज हैं, उनको सीखने के लिए हमें उस लैंग्वेज की ग्रामर को सीखना जरूरी है। इट्स वेरी मैंडेटरी। क्लियर? विदाउट ग्रामर वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड और लर्न डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज। क्लियर? कुछ लोग बोलते हैं कि सर ग्रामर जरूरी नहीं है स्पीकिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग स्टूडेंट्स हियर। क्लियर? मैं यहाँ पर स्पीकिंग की बात नहीं करूंगा और ना ही कर रहा हूं, बिकॉज थोड़ा सा ऑड लगेगा सुनने में, बट इट्स फैक्ट। देयर इज नॉट एनी टीचर इन दिस वर्ल्ड हु कैन टीच यू टू स्पीक इंग्लिश। सही सुन रहे हैं आप कि दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको इंग्लिश बोलना सिखा दे। ही कैन गाइड यू, ही कैन टीच यू ग्रामर रूल्स, बट ही इज नॉट एबल टू टीच यू टू स्पीक इंग्लिश। वो आपको ग्रामर रूल्स सिखा देगा, आपको ये बता देगा कि बोलना कैसे, बट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश योरसेल्फ। आपको खुद से बोलना पड़ेगी, अंदर से आएगी वो सारी चीजें। मिरर टॉकिंग इज द बेस्ट वे फॉर स्पीकिंग। आप ग्रामर के रूल्स पढ़ो, आईने के सामने देख के खुद से बात करो, अपने इंग्लिश इंप्रूव होगी, इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव होगी। क्लियर है? थोड़े आगे और बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी लैंग्वेज का सिस्टम होता है। इसको हम लोग ग्रामर को ट्रैफिक रूल्स और साइन ऑफ द रोड से समझते हैं। जैसे कि ग्रामर रूल्स आर द ट्रैफिक साइंस एंड रूल्स ऑफ द रोड। ये हमारा एक एग्जांपल से समझते हैं, कोरिलेट करके देखना बड़ा अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा ट्रैफिक सिग्नल है, यानी कि यहाँ पे रेड होता है, ग्रीन बत्ती भी है। ये हमारा रोड है और ये हम हैं, ये राइट और लेफ्ट। हमने हमारी डेस्टिनी बना दी, यानी कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। अब हमें हमारी डेस्टिनी तक पहुंचना है, यानी कि हमें अच्छे तरीके से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है। तो रेड सिग्नल होगा, मतलब यहां पे क्या है कि रेड सिग्नल होगा तो हम गलत रूल्स तो नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम गलत रूल्स पढ़ रहे हैं तो हमें वहीं पे स्टॉप हो जाना है। क्लियर? ग्रीन सिग्नल यानी कि हाँ हम सही रूल्स पढ़ रहे हैं, सही ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो हमें कंटिन्यू करना है। और राइट और लेफ्ट का मतलब ये कि जहां पर भी टर्न आएगा हमें मुड़ जाना है हमारी डेस्टिनी तक। तो जब सही तरीके से हम लोग चलेंगे तो हम इस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। और ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं कि हमारे इंडिया में एक छोटा सा बच्चा होता है, वो इनिशियल लेवल पर यानी कि शुरुआती दौर में जब पानी से पप्पा और आटे से अट्टा बोलना शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे वो बोलने लगता है। वो ग्रामर नहीं पढ़ता है बिकॉज वो उसकी मदर टंग है। इसी तरीके से जब हम इंडियंस को कोई दूसरी फॉरेन लैंग्वेज सीखनी होती है या कोई फॉरेनर्स को अगर हिंदी लैंग्वेज सीखनी है तो उसको इन लैंग्वेज की ग्रामर सीखना मैंडेटरी है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सही तरीके से लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है। स्पीकिंग की कोचिंग क्लासेस पर भी यही होता है कि आपको जीडी करा दी जाएगी, ग्रुप डिस्कशन होता है और एक एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको मैटर लिख के लाना है। तो आपको सेंटेंस मेकिंग आएगा तभी तो आप ये चीज कर पाओगे। क्लियर? बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। क्लियर? सो मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, आपको आई होप ग्रामर समझ में आई होगी कि क्या होता है। ये किसी भी लैंग्वेज का सिस्टम होता है जो कि बहुत ही कंपलसरी, एसेंशियल है हमें उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। नाउ व्हाट इज अल्फाबेट? व्हाट इज अल्फाबेट? तो बहुत सिंपल है बच्चों। जनरली किससे पूछेंगे कि सर अल्फाबेट क्या होता है, तो हमें यही रिप्लाई मिलता है, सर एबीसीडी इज अल्फाबेट। अल्फाबेट ठीक है बच्चों, एबीसीडी को ही हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। बट अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे लेके चले। क्लियर? तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। ये जो है कॉम्बिनेशन है दो शब्दों का। कौन कौन से दो शब्द हैं वो? नंबर वन इज अल्फा एंड नंबर टू इज बीटा। ये दो शब्दों से मिलकर बना है अल्फाबेट। और ये जो अल्फाबेट है इट कम्स फ्रॉम और इट केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। उस ग्रीक वर्ड का नाम है अल्फाबेटोस।
क्लियर। ये ग्रीक वर्ड अल्फाबेटोस से आया है, अल्फाबेट, और अल्फाबेट हमारा दो शब्दों का कॉम्बिनेशन, वेयर द अल्फा मीन्स इज द बिगनिंग एंड द बीटा मीन्स इज द सेकेंड ऑफ अदर थिंग्स। अल्फा का मतलब होता है द बिगनिंग और बीटा का मतलब होता है सेकेंड ऑफ अदर थिंग्स। तो सर ये अल्फा और बीटा क्या मतलब है, थोड़ा सा और डेप्थ में एक्सप्लेन करें। तो बच्चों अब यहां ध्यान देना, अल्फा का मतलब मैं बता रहा हूं द बिगनिंग, यानी कि हमने इंग्लिश की किताब, कोई भी किताब देखी होगी जो इंग्लिश में छपी होगी, उसमें 26 ही अल्फाबेट होते हैं बच्चे। क्लियर, सबको पता है। उस अल्फाबेट से मिला के पूरी किताब रची दी गई होगी। नाउ बीटा मीन्स सेकंड ऑफ अदर थिंग्स, यानी कि अब जितने भी वर्ड फॉर्मेशन हुए होंगे, जितने भी सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं, वो सारे के सारे बीटा की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर, तो ये थोड़ा सा अलग आंसर है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि अल्फाबेट क्या होता है, तो आप उसको थोड़ा सा हट के जवाब देना कि एबीसीडी मत बोलना, उससे बोलना एबीसीडी तो होता ही है। क्लियर, अल्फाबेट क्या है, एबीसीडी तो है, बट ये ग्रीक वर्ड अल्फाबेटोस से आया है, जो कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, अल्फा एंड बीटा, वेयर द अल्फा मीन्स इज द बिगनिंग एंड द बीटा मीन्स इज द सेकेंड ऑफ अदर थिंग्स। आई होप ये चीज आपको बच्चों यहाँ पे क्लियर हुई होगी। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ी सी बात अल्फाबेट की और करते हैं अभी। एक चीज रह गई थी कि अल्फाबेट जो है स्टूडेंट, जैसे हमारी हिंदी में होता है ना देवनागरी, अ से अनारम वगैरह और क ख ग एटसेट्रा, ऐसे ही इंग्लिश में होता है एबीसीडी। ऐसे ही हर लैंग्वेज का अपना एक अल्फाबेट सिस्टम होता है। क्लियर, जितनी भी लैंग्वेज होगी, इंग्लिश में एबीसीडी होता है, हिंदी में देवनागरी चलती है, और ऐसे पूरी दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, उन सभी लैंग्वेज सिस्टम का अपना एक अल्फाबेट सिस्टम होता है। क्लियर है, और वो अल्फाबेट सिस्टम किसी भी किताब को पढ़ने के लिए या लिखने के लिए यूज में आता है। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, वर्ड और साउंड। सो स्टूडेंट्स, अब सही मायने में आपकी इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट हो रही है। यहां से बहुत ध्यान से देना कि वर्ड और साउंड, बेसिकली ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, बट मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा अपने आप कि एक साथ क्यों पढ़ा रहे हैं। सो सबको पता है कि वर्ड क्या होते हैं, कि अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। अल्फाबेट को आपस में मिलाकर लिखने पर अगर उनका कोई अर्थ निकल रहा है तो उसे हम बोलते हैं वर्ड। ठीक है, बट नाउ थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ रहे हैं कि अ लेटर और साउंड और ग्रुप ऑफ साउंड्स और लेटर set in a fixed order to make sense. A letter or sound or group of letter or sounds fixed order to make sense. Set in a fixed order to make sense. Clear students? तो अब जब बात यहाँ पे वर्ड और साउंड की हो रही है, तो अल्फाबेट तो सर हमने अभी पढ़ ही लिया क्या होता है। अल्फाबेट को मिलाएंगे तो वर्ड बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छे समझ में आएगा, जैसे कि डीओजी डॉग और ओडीजी। सर दोनों में से वर्ड कौन सा है? तो साफ साफ दिख रहा है बच्चों की डॉग का प्रोनाउंसिएशन भी निकल रहा है और उसका मीनिंग भी निकल रहा है। अब ये ओडीजी, ना तो इसका प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है और ना ही कोई मीनिंग निकल रहा है, तो ऑब्वियसली डॉग जो है हमारा ये वर्ड है और ये हमारा वर्ड नहीं है। क्लियर है बच्चों? सो अब बात करते हैं साउंड की। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, सबको पता होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते होंगे कि इंग्लिश में साउंड्स कितने होते हैं। तो देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश, देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश, बट अल्फाबेट तो सर 26 ही होते हैं, साउंड 44 कैसे हो गए? तो यहां पर स्टूडेंट्स एक बात बोलना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना। हैव यू एवर थॉट दैट व्हाई वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड अ फॉरेनर्स लैंग्वेज? क्या कभी आपने सोचा है कि हम किसी फॉरेनर्स की लैंग्वेज को क्यों नहीं समझ पाते हैं सही तरीके से? वाई वी आर अनएबल टू कम्युनिकेट विथ हिम और हर? क्यों हम उससे सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वी ऑलवेज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ 26 अल्फाबेट। क्योंकि हम हमेशा, हमने जो इंग्लिश पढ़ी है ना बच्चों, वो 26 अल्फाबेट से मिलकर पढ़ी है, और हमेशा उसी की सहायता से हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे साउंड की बात हो रही है, अगर हम साउंड को सही वे में समझ लेंगे तो हमें उस फॉरेनर से
सही तरीके से कम्युनिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सही इंग्लिश बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साउंड क्या होते हैं सबको बता दिया बच्चों की देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली है वॉवेल साउंड्स, दूसरा होता है बच्चों कॉन्सोनेंट साउंड एंड तीसरा होता है डिप्थॉन्ग्स। पहला वॉवेल साउंड जो कि होता है हमारा 20 और कॉन्सोनेंट साउंड जो कि होता है 24। ये यहां पे इसलिए लिखा है कि बहुत से टीचर्स और बहुत सी किताबों में 2 ही कैटेगरी में बताया गया बच्चों, इसलिए हमने वॉवेल साउंड को 20 कराया और कॉन्सोनेंट साउंड को 24। बट जब डिप्थॉन्ग्स की बात आती है तो ये हो जाते हैं बच्चों हमारे 12 और डिप्थॉन्ग्स होते हैं हमारे 8। 3 कैटेगरी में डिवाइड करने का इंटेंशन ये था ताकि बच्चों को बहुत सी सिंपल वे में समझ में आए। अब बच्चों एक चीज और बता दूं कि साउंड को भी मैं साउंड के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत टफ पोर्शन है। एमपी बोर्ड का जो मेन पेपर होता है उसमें 5 नंबर की चीजें आती हैं जिसमें आपको सिलेबल डिवीजन, सिलेबल, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनोलॉजी, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा सा टफ है इसलिए मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आपसे कोई अगर साउंड पूछता है तो आप उसको ये बताना कि साउंड इंग्लिश में 44 होते हैं, 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। वॉवेल साउंड जो कि होते हैं 12, कॉन्सोनेंट 24 और डिप्थॉन्ग्स होते हैं 8। अगर वो 2 ही कैटेगरी की बात करें तो आपको बताना है कि वॉवेल साउंड होते हैं हमारे 20 और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 24। अब सर बात करते हैं होते क्या है साउंड। तो पहली चीज तो बच्चों ये कि साउंड को हम लोग रिटन रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते बट इट मेक्स सेंस, पर उसका सेंस निकलता है, इसलिए मैंने उसको यहां पे एक साथ पढ़ाया। साउंड को रिटन रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वी कांट एक्सप्रेस इन रिटन वे। सो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो गिटार होता है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है गिटार और पियानो, अगर उसको एक सही वे में बजाएंगे, उसके ऊपर बटन रखेंगे तो एक स्पेसिफिक साउंड निकलता है, स्पेसिफिक धुन निकलती है, म्यूजिक निकलता है। ऐसे ही गिटार में जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनका एक सिस्टमेटिक वे में जब आपको चलाओगे, मुझे तो आता नहीं है बट जो जलाते हैं उनको पता होगा कि किसी पर्टिकुलर म्यूजिक या धुन को निकालने के लिए उनको एक फिक्स ऑर्डर में बजाना पड़ता है उस बटन। तो साउंड का सेंस तो निकल रहा है ना, ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है कि साउंड का सेंस निकलता है, तभी हम लोग सही तरीके से उस चीज को समझ पाएंगे। आई होप इट्स क्लियर। तो वॉवेल साउंड 12, कॉन्सोनेंट 24 और डिप्थॉन्ग्स होते हैं 8। अब डिप्थॉन्ग्स क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट वॉवेल साउंड। ये क्या होता है? 2 डिफरेंट वॉवेल साउंड का बच्चों कॉम्बिनेशन होता है। इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार बोल दूं कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आएगी। और बिलीव मी स्टूडेंट, साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश, इसको हल्के में मत लेना। मैं इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो ये इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं हम लोग सेंटेंस की। क्लियर? नाउ विल टॉक अबाउट सेंटेंस। व्हाट इज, जिसे हिंदी में कहा जाता है वाक्य। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह इरिटेट करेगा। किसी भी इंग्लिश ग्रामर की बुक में देख लो, या अगर आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पहला आपको चैप्टर यही पढ़ना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं अभी। ये 2 टाइप के होते हैं, बाय स्ट्रक्चर और दूसरा होता है स्टूडेंट्स बाय पर्पस। बाय स्ट्रक्चर में आते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंस। स्टूडेंट्स एक बात और बोल दूं कि राइटिंग पे फोकस ज्यादा मत करना। मैं आपको जितने भी नोट्स हैं, पॉसिबल रहेगा तो मैं आपको पीडीएफ फाइल में या कुछ और अरेंजमेंट कर दूंगा उनको, तो आप वहां से पढ़ लेना। जो भी बोल रहा हूं सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बट यहां पर आप आई टू आई कॉन्टेक्ट रखें और जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, तो 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं बच्चों, बाय स्ट्रक्चर एंड बाय पर्पस। बाय स्ट्रक्चर में आता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंस, जिसको हम पढ़ेंगे क्लॉज पढ़ते वक्त, क्योंकि इसकी यूटिलिटी वहां ज्यादा है। अभी बात कर रहे हैं बाय पर्पस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहले इसको
यूटिलिटी बताता हूँ ताकि मजा आएगा पढ़ने में। जब हम टेंस पढ़ेंगे ना बच्चों, या पैसिव वॉइस या नरेशन, तो ये वाला पोर्शन हमें हर जगह परेशान करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस ले लेते हैं, ही इज गोइंग, इसका नेगेटिव क्या होगा? ही इज नॉट गोइंग। इंट्रोगेटिव बनाओ, क्या वह जा रहा है? तो इज ही गोइंग, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। ऐसे एम्फेटिक सेंटेंस क्या होते हैं, उनको ही बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इन सारे सेंटेंस के ऐसे जब इंपेरेटिव सेंटेंस की बात आएगी तो इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, तो वो पैसिव वॉइस में परेशान करेगा। नरेशन में भी ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं। तो ये जब हमें पता ही नहीं होगा कि ये सेंटेंस होते क्या हैं, तो हम उनको शॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। क्लियर बच्चों? तो बाय पर्पस में हम बात करते हैं सेंटेंस की। पहले तो सेंटेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे सिंपल है बहुत, अल्फाबेट को मिला के हमारा वर्ड बना है, ऐसी वर्ड को मिला के हमारा सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लिखने पर बनने वाले शब्द समूह का जो अर्थ निकलता है उसे बोलते हैं सेंटेंस। डेफिनेशन और लिख देते हैं ताकि प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence। ठीक है बच्चों, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, हम इसके काइंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और टाइप्स या काइंड्स एक ही बात है, चाहे टाइप्स कह लो या काइंड्स बोल लो। सो स्टूडेंट्स, कुछ लोग 5 प्रकार के टाइप्स पढ़ाते हैं, कुछ लोग 4 प्रकार के टाइप्स पढ़ाते हैं। हम लोग सब पढ़ लेते हैं, जितने भी बताते हैं पांचों पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों? सो सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। पहला होता है हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं? तो इट मेक्स ओनली असर्शन, केवल स्टेटमेंट की बात होती इस टाइप के सेंटेंस में। यानी कि कोई स्टेटमेंट होगा, कुछ बोला गया होगा, तो वो सब आएगा असर्टिव और डिक्लेरेटिव की कैटेगरी में। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में नॉर्मल बातें होती हैं। ओनली सिंपल स्टेटमेंट ऑफ दोज पर्सन प्लेस और थिंग, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, यू आर स्टडिंग। ठीक है, मेरा दोस्त खेल रहा है, माई फ्रेंड इज प्लेइंग। कुछ भी सेंटेंस जिसमें नॉर्मल बातें हो रही हैं। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो कमरे का रंग ऐसा क्यों है, पंखा क्यों चल रहा है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं, पंखे का रंग ऐसा क्यों है, या फिर मेरे पापा आए हैं, मेरा भाई गया है। नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, वो सारे के सारे आएंगे कौन सी कैटेगरी में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब दूसरी बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ये क्रैक करते हैं माइंड में कि जिसमें नॉट लग जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है बच्चों, आप अपने लेवल पे सही हो। तो और इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस में काम हो रहा है पर नहीं हो रहा है। मीन टू से द वर्क इज गोइंग ऑन बट ड्यू टू सम रीजन इट विल नॉट बी कंप्लीटेड। ठीक है, काम हो रहा था पर अब किसी कारणवश नहीं होगा, या जरूरी नहीं है कि रीजन आए, जैसे कि काम नहीं भी हुआ तो भी वो नेगेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि नॉट आए तभी, कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं। नीदर हुआ, नॉर हुआ, नीदर नॉर हो गया हमारा, नन हो गया, नॉट हो गया। ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें नेगेटिव वर्ड्स भी अगर आते हैं तो वो भी बच्चों नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज नॉट माई फ्रेंड, ही इज नॉट माई फ्रेंड, नॉट लग गया तो ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग, ठीक है, ही इज नॉट कमिंग, ये वाले सेंटेंस, ही डज नॉट प्ले, ये सारे के सारे आएंगे नेगेटिव, यानी कि उसको बोलेंगे असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है बच्चों? मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत सिंपल है, नाम से समझ में आ रहा होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें हमसे कोई प्रश्न पूछता है, अ सेंटेंस व्हिच आस्क अ क्वेश्चन, अ सेंटेंस व्हिच आस्क अ क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट यू वांट टू ईट, वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू, WH। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला आता है इसमें ऐसे वाले सेंटेंस, इसको ऐसे समझते हैं,
और सिंप्लीफाई करके कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। दूसरा, वह क्यों खेल रहा है, वाई इज ही प्लेइंग, जिसमें WH वर्ड्स आता है। तो दो टाइप के हो गए, एक तो होते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले। दोनों ही टाइप के सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। क्लियर बच्चों? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है या किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए गई होती है, उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टाइप, which is imperative sentence. Clear? And what is imperative sentence? A sentence that express command, order, request, suggestion, request, etc. जिसमें कोई command, order, request, suggestion दिया जा रहा है। For example, open the door, shut the window, please keep quiet, ये वाले sentence, ठीक है। Walk carefully, get up early in the morning, एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, बोला जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है। तो ऐसे वाले सेंटेंस बच्चों जहां पर क्या होता है, किसी प्रकार का ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन होती है, वो सारे आते हैं इंपेरेटिव की कैटेगरी में। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, व्हिच इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्लियर? एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और अनएक्सपेक्टेड फीलिंग फ्रॉम द हार्ट। यानी कि किसी इंसिडेंट को देखने के बाद में हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, अब वो भाव हो सकते हैं हंसी, खुशी, सुख, दुख, दम, गम, क्रोध, एंगर, कुछ भी। यानी कि किसी भी इंसिडेंट को देखने के बाद में हमारे मन में जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो सारे आएंगे बच्चों कौन सी कैटेगरी में? एक्सक्लामेटरी में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल के लिए, ओ शी इज नो मोर, दुख हो रहा है। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, वॉन द, खुशी हो रही है। तो ऐसे वाले सेंटेंस जहां पे हंसी, खुशी, गम, सुख, दुख, दया, क्रोध, जहां पर भी बातें आती हैं, वो सारे आएंगे बच्चों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मार्क होता है ये वाला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मार्क होता है ये वाला। क्लियर? नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, क्या होता है ये? ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें हम अपनी इच्छा से किसी के लिए कोई गुड विशेष करते हैं, ठीक है, ब्लेसिंग्स वगैरह, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग। किसी का बर्थडे होता है तो वो ये तो नहीं बोलता ना कि भैया मेरा बर्थडे है, मेरे को विश कर। हम ही बोलते हैं उसको कि विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ठीक है, जिसमें श्राप देना, आशीर्वाद देना, ऐसे वाले वर्ड्स, टू मेक विशेष। ठीक है, जिसमें हम अपनी इच्छा से कोई इच्छा जाहिर कर रहे हैं या फिर कुछ बता रहे हैं, किसी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को, यानी कि हम अपनी इच्छा से काम करेंगे। ठीक है, उसमें किसी प्रकार कोई प्रेशर नहीं होगा, जहां पर हम अपनी इच्छा से कोई किसी के लिए काम करेंगे, वो सारे आएंगे ऑप्टेटिव कैटेगरी में। ठीक है, और एग्जांपल लेना तो बहुत सारे हैं, जिसमें विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है, ये वाले वाक्य आएंगे बच्चों हमारे ऑप्टेटिव की कैटेगरी में। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे सारे टाइप्स सेंटेंस के। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चों को कभी कभी एग्जाम में ये आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि ये दिया गया है सेंटेंस किस टाइप का। ठीक है, तो उसको भी हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं, कुछ टिप्स बता रहा हूं, उसको आप ध्यान रखना। सो स्टूडेंट, समटाइम्स एग्जाम में आता है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच काइंड ऑफ इट इज, किस प्रकार का ये है। तो वी हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट्स। ऑलराइट, so what we need to do, points to be remember। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नंबर 1 इज every sentence begins with कैपिटल लेटर। सेंटेंस की जो शुरुआत होती है स्टूडेंट्स, वो कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है। ये पॉइंट नॉर्मल है, जो सबको पता होना चाहिए, और आई होप कि सबको पता होगा बच्चों। नाउ नेक्स्ट थिंग, एवरी असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप। ये रहा हमारा फुल स्टॉप।
ठीक है, क्या कह रहा है, एवरी असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, दिस इज क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन इज every exclamatory sentence or word ends with exclamation mark, this is exclamation mark। तो यहां पे अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, अगर कभी आपके एग्जाम में आता है, स्पेशली ये 6 to 12 के बीच में डेफिनेटली आता है कि सेंटेंस आपको दिए गए हैं, नाउ आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच काइंड ऑफ इट इज। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किस टाइप का है तो आप इस हिसाब से शॉर्ट आउट करना। तो आपको कुछ बातें जो बताई गई हैं याद रखना कि सेंटेंस मोस्टली इन द सेंस कि हमेशा सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से शुरू होगी। नेक्स्ट है असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस जो भी होंगे वो फुल स्टॉप से ही खत्म होंगे। क्लियर, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उनसे और चीजें अच्छे समझ में आएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, My father is very hard worker, full stop। My father is very hard worker। अब बताओ ये कौन सा सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स इनिशियल लेवल पे अगर आपको नहीं पता है तो इन पॉइंट्स के ऊपर पे आप इनको याद रखना और इसके हिसाब से शॉर्ट आउट करना। वैसे तो देखते ही समझ में आ जाएगा। देखो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, लास्ट में सेंटेंस खत्म होगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी कि यहाँ पे तो सर फुल स्टॉप है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हुआ। एक्सक्लामेटरी में भी क्या होगा, हमारा एक्सक्लामेशन मार्क आएगा, दो की यहाँ पे नहीं है तो सर ये भी नहीं है। अब बचा हमारा ये कि सर एवरी असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आ रहा है सर, ये दो टाइप का हो सकता है, या तो होगा असर्टिव या फिर होगा इंपेरेटिव। तो बच्चों एक चीज याद रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो ओमिटेड होता है, वो अंडरस्टूड होता है। क्योंकि जैसे कि मैं बोलूं कि गेट आउट, अगर मैं किसी को बोलूं गेट आउट तो उसको पता है कि मैं किससे बोल रहा हूं। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूं ओपन द विंडो तो उस सामने वाले बंदे को पता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं, इसलिए वहां पे सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, नो नीड टू राइट सब्जेक्ट। क्लियर, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग। आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स की अब ये कौन सा सेंटेंस है, जब यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है क्लियर माय फादर, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। क्लियर, ये इंपेरेटिव तो है नहीं, नॉर्मल सी बात हो रही है कि माय फादर इज अ वेरी हार्ड वर्कर, मेरे पिताजी बहुत हार्ड वर्कर हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। आर यू हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू क्राइंग, क्वेश्चन मार्क। अब दो सेंटेंस पूछे गए इसमें, तो सिंपल सी ट्रिक, पहले तो देख लो कि लास्ट में है क्या। सिंपल है यार, बहुत नजर आ रहा है सर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि सर यही वाला सेंटेंस है, इसमें आजकल लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अब दो एग्जांपल दिए हैं, ये है कौन सा, एक हो रहा है सर WH वर्ड्स वाला, एक हो रहा है हेल्पिंग वर्ड वाला, बट है दोनों ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्लीज कीप क्वाइट एंड वर्क हार्ड। सो स्टूडेंट्स दोनों ये सेंटेंस में फुल स्टॉप है। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, या तो होगा असर्टिव या होगा इंपेरेटिव। बट रिमेंबर कि यहाँ पे सर सब्जेक्ट तो ओमिटेड है। अब ओमिटेड है यानी कि कौन सा हुआ, ऑब्वियसली ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया और फुल स्टॉप आ रहा है। अगर असर्टिव होता तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया रहता, बट सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारा सेंटेंस कौन सा हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर बच्चों, एंड लास्ट थिंग इज हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। सेम एग्जांपल ले लिया हमने। ठीक है, तो सिंपल है, लास्ट में सर एक्सक्लामेशन मार्क दिख रहा है, ये एक्सक्लामेशन वर्ड है, उसके आगे एक्सक्लामेशन मार्क है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया बच्चों, एक्सक्लामेटरी मार्क। क्लियर, तो स्टूडेंट्स हमने आज बेसिकली जीरो लेवल से पढ़ने की कोशिश करी इंग्लिश को। और एक चीज और, वो जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक थे, इंग्लिश ग्रामर और अल्फाबेट, उन तीनों के ऊपर
कम से कम 2 से 3 घंटे का लेक्चर बन सकता है वीडियो, मीन टू से उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। बट इनिशियल लेवल पर हम लोग यहाँ पर पहले तो जितने भी एकेडमिक्स के बच्चे हैं उनके लिए वीडियोस बनाए हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारे इस वीडियो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। एक चीज और, ये बेसिक से स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो नाउन और प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इनके एक एक सिंगल टॉपिक के ऊपर 10 से 12 घंटे के वीडियोस बन सकते हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे तो। बट हम हर चीज को बहुत ही सिंपल वे से लेकर टफ लेवल तक पढ़ेंगे, ताकि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी समझ में आए चीजें, और जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनको भी। ये इस वीडियोस का फर्स्ट पार्ट था। दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे, जिसमें आएगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसको भी बहुत नेक्स्ट लेवल में पढ़ेंगे बच्चों। आई होप कि सबको पता होगा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, पर थोड़ी सी उसमें डिफरेंट चीजें रखेंगे जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्लियर है बच्चों? तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जानने वालों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी को बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री महाकाल बच्चों।